हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइज। आज ये वीडियो नंबर 3 है। पीईटी 2022 के लिए स्पेशल प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 85 प्लस का हमारा टारगेट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में सिंधु सभ्यता को कवर कर लिया है। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज वैदिक काल को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, राइट। और आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है आगे वीडियोस अपलोड करने के लिए कंटिन्यूसली। तो जो मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं मेरे अपने लिए मैंने बनाए थे, तो उन्हीं में से मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, राइट। स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वैदिक काल को। तो वैदिक काल को हम सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा पूर्व वैदिक काल, या फिर जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। या तो हम बोले पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और या फिर हम बोले ऋग्वैदिक काल, दोनों सेम ही है। तो वैदिक काल को सबसे पहले हमने ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड किया हुआ है, और इनका जो काल निर्धारण है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी में ऋग्वैदिक काल एंड 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, राइट। अच्छा, इसको ऋग्वैदिक हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद लिखा गया था, जो हमारा एक प्रमुख वेद है, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। इसको लिखा गया था पूर्व वैदिक काल में, और इसी कारण इसको ऋग्वैदिक काल भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। समझ में आ गई बात। अब उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेद जो थे, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, इन तीनों को लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, समझ में आ गया आप क्यों इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं और ये उत्तर वैदिक काल, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी? तो ये सिंधु नदी थी। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी अगर आपसे पूछी जाए तो सिंधु नदी है, लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की सिंधु नदी आपसे पूछी जाए तो वो गंगा नदी है। ठीक है, फिर गंगा नदी आप लोग आंसर दोगे। ऋग्वैदिक काल की पूछें तो सिंधु नदी, और उत्तर वैदिक काल की पूछें तो गंगा नदी। अच्छा, ये जो वैदिक संस्कृति है इसका निर्माता कौन है? तो वैदिक संस्कृति के निर्माता है आर्य, राइट, आर्य। और ये जो समाज था, यानी कि वैदिक संस्कृति थी, वैदिक समाज था, ये पितृ सत्तात्मक समाज था। जबकि जो हमने सिंधु सभ्यता के वीडियोज करे हैं उनमें हमने देखा था कि जो समाज था, सिंधु सभ्यता वाला समाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, राइट। और यहाँ आके हम लोग देखते हैं कि ये समाज जो था ये पितृ सत्तात्मक समाज था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार का समाज था वैदिक संस्कृति में, राइट। तो याद रखना है पितृ सत्तात्मक समाज था और वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य आए कहाँ से थे? तो इस बारे में भी बहुत सारे विद्वानों ने बहुत जगह से बताया है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक में बताया है द आर्किटेक्ट होम्स ऑफ आर्यन में कि ये कहाँ से आए थे, और मैक्स मूलर ने बताया कि ये कहाँ से आए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान हैं, उनकी बात भी हम आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने मेंशन नहीं किया है ना, इसलिए उसको थोड़ी सी देर बाद देखते हैं। पहले इनको देख लेते हैं कि जो क्योंकि हम लोग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात कर रहे हैं, तो इसी बीच में 1000 बीसी भी आ जाता है। तो इस 1000 बीसी में भारत में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ। वो साक्ष्य क्या था कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला था। भारत में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला था 1000 बीसी में, राइट। और कहाँ से मिला था? तो यूपी का है ये एटा। यूपी वाले हैं वो तो जानते होंगे कि एटा, उनको तो एटा की लोकेशन भी पता होगी यूपी वालों को। तो 1000 बीसी में एटा के अतरंजी खेड़ा स्थान का नाम भी मेंशन करना है यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि यूपी के अतरंजी खेड़ा में, एटा के अतरंजी खेड़ा में 1000 बीसी में भारत में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है इसके जो
वैदिक साहित्य है इसका, उसमें वैदिक साहित्य में आता क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, तो चारों वेद इसमें इंक्लूड हैं। वैदिक साहित्य में चारों वेद इंक्लूड हैं और इन चारों वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। कौन कौन से हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। और वैदिक साहित्य में आरण्यक भी इंक्लूड है और साथ ही उपनिषद। ठीक है, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। अच्छा, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो अगर हमको ये पता होगा कि वेद त्रयी में शामिल क्या क्या है तो हम इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। तो वेद त्रयी में शामिल है 3 वेद। कौन कौन से हैं वो प्रारंभिक जो 3 वेद है, क्योंकि आपको पता होगा जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद में लिखा गया है। तो अथर्ववेद अगर सबसे बाद में लिखा गया है तो प्रारंभिक जो 3 वेद में वो यही है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये तीनों जो वेद हैं इनको हम वेद त्रयी बोलते हैं, इनको हम वेद त्रयी बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जो आर्य थे बेसिकली वो भारत में आए कहाँ से थे। तो बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स मुलर की। तो ये मैक्स मुलर थे जर्मनी के विद्वान और इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर ने बोला कि मध्य एशिया से आए थे आर्य, जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि जो आर्य थे वो आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे। राइट, संपूर्णानंद ने बोला कि आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, इस बुक का नाम आपको याद रखना है, इसके राइटर याद रखने हैं। जैसे कि द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस के राइटर कौन है, ऐसा एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य थे वो भारत में आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। राइट, अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती ने भी अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे और तिब्बत से ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। ठीक है, तिब्बत से ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो आर्य वर्ड है, ये आर्य शब्द है, ये कौन सी भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है ये और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। और ये जो वेद शब्द है जो कि आगे अब बहुत बार आएगा, चारों वेदों को हम पढ़ेंगे, उनके ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उनके उपवेद पढ़ेंगे और साथ ही इनके जो रचनाकार हैं उनको पढ़ेंगे और इनका जो वेदों के अध्ययन करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वेद शब्द तो आगे कई बार आना है और इसका अर्थ क्या होता है वेद शब्द का, तो अर्थ होता है इसका ज्ञान।